Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. So today we are going to look at how can you avoid plagiarism. So basically today I am going to give you top 5 tips using which you can avoid plagiarism in much effective way. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास सबसे पहली टिप कौन सी है प्लेजरिज्म को अवॉइड करने की, राइट? तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड प्लेजरिज्म. अब इसका क्या मतलब है? आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऐसी क्या एक्टिविटी है या ऐसा हम क्या अपनी रिसर्च पेपर में या अपने पीस ऑफ वर्क में जो है अपनी राइटिंग में क्या ऐसा कॉपी करेंगे जो प्लेजरिज्म में काउंट होता है और क्या ऐसा होगा जो नहीं होता काउंट, राइट? तो यहाँ पे देखें, एक होती है आपके पास डेलिब्रेट प्लेजरिज्म और एक होती है एक्सीडेंटल. डेलिब्रेट प्लेजरिज्म आपके पास वो है जो हम इंटेंशनली कर रहे होते हैं, और एक्सीडेंटल वो है जिसका आपको पता नहीं चलता और अनइंटेंशनली हम जो है वो प्लेजरिज्म कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम बेसिकली कॉपी कर रहे हैं किसी का वर्क, ठीक है? तो डेलिब्रेट प्लेजरिज्म में आपके पास ये है कि आपके पास कोई बुक है, कोई आर्टिकल है, हम एज इट इज़ उससे कोई पैसेज उठा के, कोई पैराग्राफ उठा के रीराइट कर लें, या इसी तरह किसी वेब पेज से, विकीपीडिया से या किसी भी ऑनलाइन सोर्स से हम पैच वर्क की तरह थोड़े थोड़े पीसीज उसके उठा के कॉपी पेस्ट कर लें, और हमें लगे कि भाई हमने तो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा लिया है तो ये प्लेजरिज्म में काउंट नहीं होगा. नहीं, बेशक आपने डिफरेंट सोर्सेज से लिया है, लेकिन वो सारे डिफरेंट सोर्सेज भी तो वेब पेजेस थे या ऑनलाइन सोर्सेज थे, यानी किसी और का वर्क था, ठीक है? तो ये भी प्लेजरिज्म में काउंट होता है. इसी तरह से अगर किसी का रिसर्च पेपर है तो अगर आप उसको बाय कर लें या डाउनलोड कर लें और वहाँ से फिर अपना कॉपी पेस्ट कर लें तो डेफिनेटली ये भी डेलिब्रेट प्लेजरिज्म है, यानी कि इंटेंशनल प्लेजरिज्म है, राइट? इसी तरह समटाइम्स क्या होता है कि हम अपने पीस ऑफ वर्क में प्लेजरिज्म कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बेसिकली पता नहीं होता कि हम जो है वो हमारा कॉपीराइट का इशू बन सकता है, ठीक है? ये कब होता है? जब हमें ये नहीं पता होता कि हमने साइट कब करना है, साइटेशंस कब देनी है. इसी तरह से हमें अगर पैराफ्रेज नहीं करना आता या कुछ समराइज़ नहीं करना आता, या फिर हम कॉमन नॉलेज यानी कि जो कॉमन सेंस वाला नॉलेज होता है, जो आपका प्री अटेंड नॉलेज होता है, अगर हम उसको ठीक से यूज़ नहीं करते, या फिर हम जो है वो किसी ओल्ड पेपर को दोबारा से रिसाइकिल कर लें. अब वो ओल्ड पेपर आपकी अपनी कोई पब्लिकेशन भी हो सकती है और इसी तरह किसी और की भी हो सकती है, ठीक है? तो फॉर सपोज़ हमें ये लगे कि ये पेपर तो ओल्ड है तो इसको रिसाइकिल करना है, सच प्लेजरिज्म में नहीं आता, बट दिस इज़ नॉट द केस. ये जो है वो एट द वेरी एंड प्लेजरिज्म ही काउंट होती है, ठीक है? तो आपने सबसे पहले क्या करना है, मेक श्योर करें कि ये जो सारे फैक्ट्स हैं, जो फैसिट्स हैं, जो प्लेजरिज्म में काउंट होते हैं, तो आपने अपनी राइटिंग में जो है वो इसको अवॉइड करें, ठीक है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास टिप नंबर 2 है यूज़ प्रॉपर साइटेशंस. अब साइटेशंस क्या होती हैं? जैसे अगर किसी आपने ऑनलाइन सोर्स से या किसी वेब पेज से या किसी भी बुक वगैरह से, फॉर एग्जांपल कोई उनका कोई कोटेशन या फिर उनका कोई पैराग्राफ या कुछ भी उनका पैसेज आपने उठाया है, अपनी राइटिंग में कॉपी किया है, तो मेक श्योर करें कि आप साइटेशंस जो हैं वो यूज़ करें प्रॉपर्ली, ठीक है? अब साइटेशंस यूज़ करने के जो हैं वो डिफरेंट जो है कह लें कि स्टाइल्स होते हैं साइटेशंस के, ठीक है? तो यहाँ पे एक मैंने आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया हुआ है. जैसे सबसे पहले आपके पास फॉर एग्जांपल आर्टिकल, जो भी आपने अगर कॉपी किया है किसी आर्टिकल से कुछ, तो उसका टाइटल आपने लिखना है जो ओरिजिनल ऑथर नेम, जो एक्चुअल जो ऑथर है उसने जो टाइटल दिया था एज इट इज़ वही, ठीक है? इस तरह फिर आपने ऑथर नेम मेंशन करना है, फिर आपने जर्नल, जिस जर्नल में वो आर्टिकल प्रेजेंट था उसका टाइटल, फिर उसके बाद डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि वो आर्टिकल पब्लिश कब हुआ था वो नोट करना है, और नोट करें कि इनके दरम्यान में पंचुएशन मार्क्स क्या आते जा रहे हैं, सेमी कॉलन है, कोमा है, एंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है? आखिर में फिर आपने वॉल्यूम जो है या फिर इशू नंबर, इन सब को कॉपी करना है. जैसे भी ये 95 और फिर ब्रेसेस में ब्रैकेट्स में आपके पास 6 है, तो 6 जो है वो इशू नंबर है और 95 जो है वो वॉल्यूम है, ठीक है? इसी तरह 508 टू 14 जो है वो बेसिकली पेज नंबर्स हैं, जिनमें से 508 से लेके 14 तक डेटा को वहाँ से साइट किया गया, कोट किया गया. तो साइटेशंस अगर हम यूज़ नहीं करते तो फिर क्या होता है, एट द वेरी एंड प्लेजरिज्म में हमारा वर्क जो है वो काउंट होता है. तो अगर आप किसी की एफर्ट, किसी का वर्क अगर कर भी रहे हैं कॉपी फॉर द टाइम बिंग, तो मेक श्योर करें कि हम साइटेशंस को प्रॉपर्ली यूज़ करें, ठीक है? ताकि हम बाद में अपने भी प्लेजरिज्म इश्यूज से जो है वो बच सकें. सो द थर्ड टिप ओवर हियर इज़ टू पैराफ्रेज एंड समराइज़. अब बेसिकली क्या होता है कि पैराफ्रेज में या समराइज़ में हमने करना क्या होता है, जैसे अभी ये यहाँ पिक में आपको नज़र आ रहा है दैट आई जस्ट नीड द मेन आइडियाज़, राइट? अब फॉर एग्जांपल आपने कोई पैसेज पढ़ा नेट पे या किसी बुक में, किसी जर्नल में, तो आपने क्या करना है कि आपने उसको पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट के लिए नहीं पढ़ना या देखना या सर्च करना,
और ना ही आपने उसको कॉपी पेस्ट करना है या उसी की बातें एग्जैक्ट रीराइट नहीं कर देनी, बल्कि उसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज में बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ मेन आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट आपने ले लेना है और फिर उसके बाद आपने उस वक्त के लिए भूल जाना है कि क्या वर्ड्स या क्या उस सेंटेंस स्ट्रक्चर या क्या मतलब लॉजिक्स क्या यूज़ हुई थी ओरिजिनल पेपर में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर उसी के पैटर्न आप फॉलो करेंगे तो वो बेसिकली दोबारा से समझ लें कि कॉपी पेस्ट वाला सीन आ गया। तो पैराफ्रेज में सिंपल आपने क्या करना होता है कि वर्डिंग टोटली आपने चेंज करनी है, सिर्फ आपने मेन आइडिया ले लेना है और फिर उसको समराइज़ करना है। सो अगर हम ऐसे करें तो प्लेजरिज्म जो है वो काफ़ी हद तक अवॉइड हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है इज़ टू कोट एक्यूरेटली। अब क्या होता है कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ओबामा की या फिर किसी भी फेमस पर्सनालिटी की या किसी और ओरिजिनल कोई आपके पास एक्चुअल ऑथर है, उसकी कोई कोट आ गई, ठीक है, और आपने अपने पीस ऑफ वर्क में, अपने आर्टिकल में, अपने रिसर्च पेपर में उसको जो है वो कोट करना है या कॉपी पेस्ट करना है या नोट डाउन करना है, तो मेक श्योर करें कि उसको डबल कोटेशंस में कर लें। इससे क्या होता है कि एग्जैक्ट हम एक तरह की साइटेशन दे देते हैं, एक प्रॉपर कोट हो जाती है, जिसकी वजह से जब प्लेजरिज्म डिटेक्ट की जाती है तो उसमें हमारा वर्क नहीं काउंट होता। क्यों? क्योंकि हमने एग्जैक्ट तो रेफरेंस कोट किया हुआ है कि हमने यहाँ से ये रेफरेंस लिया है और ये कोटेड वर्क है और ये हमारा अपना नहीं है, ठीक है। तो कोटेशंस आपने यूज़ करनी है। लास्ट आपके पास टिप 5 इज़ टू यूज़ प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स। अब प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स क्या होते हैं कि समझ लें आपने कोई अपना कोई भी असाइनमेंट आपने अपनी की है कंप्लीट, तो प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स कुछ फ्री होते हैं और कुछ परचेज़ करने पड़ते हैं, उनके कुछ प्राइस प्लान्स। तो वहाँ पे बेसिकली अगर हम अपना वर्क कॉपी पेस्ट करें तो वो आपको प्लेजरिज्म डिटेक्ट करके दे देता है कि इसमें कितना % ह्यूमन है या कितना एआई है, कितने % या कितना आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो स्क्विल बोट, इसी तरह टर्निटिन, ग्रामरली, ये सब जो हैं वो प्लेजरिज्म को डिटेक्ट करते हैं इजीली। सो प्लेजरिज्म डिटेक्शन टूल्स जो हैं उनकी भी हम हेल्प ले सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट एन आइडिया कि हमारा जो वर्क है उसमें कितनी प्लेजरिज्म है, एंड इन केस योर वर्क डज कंटेन प्लेजरिज्म तो मेक श्योर करें कि उसको किसी तरह से रिमूव कर लें। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो या क्यूरी, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। टिल देन, खुदा हाफिज़।